तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोइनएक्टिव्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली आपका C2 साइकिल को। तो C2 साइकिल एक्चुअल में होती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पहले ले चुके हैं कि एक्चुअल में जो रुबिस्को एंजाइम होता है उसकी जो डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर की वजह से वो दो तरीके के फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। पहला जो फंक्शन था वो था उसका कार्बोक्सिलेशन, जो उसने C3 साइकिल में परफॉर्म किया था। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो रुबिस्को एंजाइम फाइनली अपना दूसरा एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, जिसका नाम होता है ऑक्सीजनेस। सो ऑक्सीजनेस जो एक्टिविटी है रुबिस्को की, वो लीड्स करती है फाइनली C2 साइकिल को। इस C2 साइकिल में एक्चुअल में होता क्या है, ये कहां पे प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, या फिर हम बात करें इसमें कौन कौन से ऐसे बाय प्रोडक्ट होते हैं जो बनते हैं, जो रिलीज होते हैं, तो कौन कौन से इंटरमीडिएट होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी टेक्निकल टर्म्स को हम आज समझेंगे। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट और अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं C2 साइकिल एक्चुअल में होती क्या है। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम जानते हैं कि एक्चुअल में C2 साइकिल थी क्या, हमने कितना पढ़ा था C2 साइकिल के बारे में। कि जो रुबिस्को एंजाइम था, रुबिस्को, उसकी दो तरीके की एक्टिविटी थी। एक थी इसकी कार्बोक्सिलेस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, और एक थी इसकी ऑक्सीजनेस। जब O2 कंसंट्रेशन हाई होता है प्लांट के इंटरनल, O2 कंसंट्रेशन हाई रहेगा, तो O2 एनवायरमेंट में सॉरी O2 कंसंट्रेशन हाई रहेगा, तो उस समय रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। और कार्बोक्सिलेस के केस में जब CO2 कंसंट्रेशन हाई होगा, तब कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी परफॉर्म होगी। यानी कि ये जो एक्टिविटी रहती है ये मेनली C3 साइकिल कहलाती है, और ये एक्टिविटी कहलाती है आपकी C2 साइकिल। तो आज इसी साइकिल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि C2 साइकिल एक्चुअल में होती क्या है। जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसी कंडीशन को कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। इस फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन वैल्यू। देखो C2 साइकिल क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द O2 इज कंज्यूम्ड। इसमें ऑक्सीजन कंज्यूम करी जाती है एंड CO2 रिलीज करी जाती है। मतलब उल्टा हो जाता है। C3 साइकिल में क्या था कि CO2 थी वो आपकी कंज्यूम करी जा रही थी और O2 रिलीज करी जा रही थी। लेकिन जो कि मोस्ट ऑफ द प्लांट में होता भी है, 85 to 95% जो प्लांट्स होते हैं उनमें C3 साइकिल रन करती ही है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स में है जिनके अंदर O2 बेसिकली कंज्यूम्ड करी जाती है और CO2 रिलीज करी जा रही है। अगर इन अ नाइट के अंदर होगा ड्यू टू ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ अ रुबिस्को। ये बात कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इज अ 2 कार्बन कंपाउंड नोन एज अ ग्लाइकोलेट और अ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। मतलब पहला जो कंपाउंड मिलता है हमें इस साइकिल के अंदर जाने के बाद, हमें पहला कंपाउंड जो मिलता है वो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए इस साइकिल का नाम पड़ा आपका C2 साइकिल। और ये 2 कार्बन कंपाउंड सिंथेसाइज किसकी वजह से हुआ, ये रुबिस्को एंजाइम की वजह से हुआ, उसकी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी की वजह से। C3 साइकिल में इसका जस्ट अपोजिट था। उसमें पहला जो कंपाउंड हमें मिला था वो 3 कार्बन कंपाउंड था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, जो कि हमें मिला है रुबिस्को एंजाइम की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी की वजह से। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ और नई नई चीजें। हमने इतना जाना कि C2 साइकिल क्या होती है। बेसिकली इसमें रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होती है, O2 जो होता है फाइनली कंज्यूम्ड होता है और CO2 रिलीज होता है, ठीक है। और 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, इट्स अ फर्स्ट इंटरमीडिएट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द C2 साइकिल बाय द रुबिस्को एंजाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट, व्हेन डज इट अकर, इसकी लोकेशन क्या है। जब लोकेशन की बात करते हैं, एक्चुअल में C2 साइकिल की लोकेशन क्या है, अकर व्हेन, ये कब होती है, सॉरी लोकेशन की बात नहीं, ये कब होती है, जब O2 कंसंट्रेशन आपका हाई रहता है, CO2 कंसंट्रेशन आपका लो रहता है। इसके बारे में बात कर चुका है। टेंपरेचर काफी ज्यादा हाई रहता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं मोस्टली इन द C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर बेसिकली ये आपकी C2 साइकिल रन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, एक तो O2 कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, टेंपरेचर हाई होना चाहिए। मतलब हाई टेंपरेचर, हाई O2 कंसंट्रेशन, ये दोनों चीजें आपकी जब ज्यादा होंगी तब आपकी C2 साइकिल रन होगी। दूसरी बात, ये होती कहां है, इस साइकिल को होने के लिए 3 ऑर्गेनेलीज की रिक्वायरमेंट रहती है। बेसिकली जो 3 ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट रहते हैं हर एक प्लांट सेल के अंदर, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, या फिर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर पेरोक्सिसोम हो गया, ये 3 के 3 जो ऑर्गेनेलीज हैं, इन तीनों में कंबाइंड एक प्रोसेस चलता है जिसका नाम है C2 साइकिल। मतलब C2 साइकिल को होने के लिए इन तीनों के अंदर प्रेजेंट होने वाले एंजाइम की जरूरत रहती है। जो भी बात मैं बोलता हूं उन बातों को ध्यान से सुना कीजिए, जिससे कि आपको पता लग पाए कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या चल रहा है। मतलब सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम, फिर फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये जो सीक्वेंस यहां पर लिखा हुआ है ना कि CPM, इसको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि PCM हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ना बिल्कुल भी नहीं। CPM ये याद रखना है। इसी प्रोसेस में साइकिल चलती है। मतलब सबसे पहला इंटरमीडिएट क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज होगा, फिर सेकंड पेरोक्सिसोम में, और लास्ट वन इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी सीक्वेंस में भी आपको याद रखना है कि कहां कहां पे अकर होती है। मतलब सबसे पहले जो इंटरमीडिएट बना C2 साइकिल का वो क्लोरोप्लास्ट में, उसके बाद वो इंटरमीडिएट ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम के बाद वो इंटरमीडिएट जो रिएक्शन में सिंथेसाइज हुआ है, जो पेरोक्सिसोम में सिंथेसाइज हुआ है, वही इंटरमीडिएट नेक्स्ट ट्रांसफर कर दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया से वापस ये कुछ इस तरीके से साइकिल चलती है। मैं आपको एक रफ डायग्राम बना करके अभी दिखाता हूं। जैसे ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बाद है पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम के बाद है माइटोकॉन्ड्रिया,
दिस इज कॉल्ड CP एंड M। तो सबसे पहला इंटरमीडिएट जो यहां सिंथेसाइज हुआ ये फाइनली गया आपका पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम से जो नया इंटरमीडिएट सिंथेसाइज हुआ है वो गया फाइनली आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया से जो नया प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ है वो फिर से गया पेरोक्सिसोम में, और पेरोक्सिसोम में फाइनली आपका क्लोरोप्लास्ट में। तो ये जो साइकिल चलती है ये आपके 3 ऑर्गेनेलिज के अंदर नियर बाय, या फिर हम बात करें इन्हीं के अंदर घूमती रहती है। जो ये साइकिल है ये राउंड ऑफ होती रहती है। जो प्रोडक्ट का बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन है वो इन 3 ऑर्गेनेलिज में ही चलता रहता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, समझते हैं क्या होती है एक्चुअल में C2 साइकिल। C2 साइकिल में कौन कौन से इंटरमीडिएट आते हैं। देखो, रुबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में हम जानते हैं, 2 एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। इसके बारे में बेहद हमें अच्छे से पता है। देखो, अब जो C2 साइकिल है इसको फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं C2 साइकिल को। अब जो हम जानते थे कि CO2 जो जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है तो O2 को फिक्स करा जाता है कुछ प्लांट्स के लिए जिनके अंदर C2 साइकिल होती है। तो सेम वही चीज है यहां पर। समझिए किस तरीके से। देखो, हम जानते हैं आपका राइब्यूलोज जो C3 साइकिल में होता है, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, ये रहता है। रुबिस्को एंजाइम आता है, रुबिस्को एंजाइम प्लस यहां पर क्या है, O2 कंसंट्रेशन है। तो O2 कंसंट्रेशन के बाद ये है आपका 5 कार्बन का प्रोडक्ट। ये बात याद रखनी है, 5 कार्बन प्रोडक्ट है। अब 5 कार्बन में से आपके कितने निकलेंगे, एक तो आपका 3 कार्बन का निकलेगा फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, ये होता है 3 कार्बन का। और 2 कार्बन का एक प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये आपका 2 कार्बन का प्रोडक्ट, ये है आपका 2 कार्बन का प्रोडक्ट जो फाइनली रिलीज हुआ है। आपको यहां पर दिख भी रहा होगा, दिस इज 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, इट इज अ काइंड ऑफ अ 2 कार्बन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से कुछ साइकिल रन होना स्टार्ट होती है। अगर यही C3 साइकिल होती तो यहां पर O2 की जगह पे यहां पर होता CO2, और CO2 होता तो हमें रन करनी पड़ती, आपके 6 कार्बन हो जाते और आपके 2 प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन यहां पर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम तोड़ते हैं तो फाइनली वो टूटता है 3 कार्बन का आपका फॉस्फोग्लिसरेट और 2 कार्बन का आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट में, ठीक है। अब इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को जो क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज हुआ है इस पे फॉस्फेटेज एंजाइम वर्क करता है, और फाइनली फॉस्फेटेज, जहां पर टेज एंजाइम आता है ना, फॉस्फेटेज, एक होता है फॉस्फोकाइनेज, एक होता है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है वो फाइनली फॉस्फेट को रिमूव करेगा। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फेट को हटा देंगे तो बचेगा केवल ग्लाइकोलेट। तो ग्लाइकोलेट यहां पर सिंथेसाइज हो जाता है। ये पहला प्रोडक्ट है जो आपका क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज हुआ है। मतलब 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट को पहले कन्वर्ट करा गया किसमें, ग्लाइकोलेट में। दिस इज द फर्स्ट। ये बात याद रखनी है जो मैंने बोली है आपको। वेट अ मिनट, सॉरी। तो फर्स्ट जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है दैट इज ग्लाइकोलेट। तो ग्लाइकोलेट आपका सिंथेसाइज हुआ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पहला, जब हमने फॉस्फेटेज की बात करी थी, फॉस्फेट को रिमूव करेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, फॉस्फेट को क्या करेगा, रिमूव। दूसरी तरफ होता है काइनेज, फॉस्फोकाइनेज। फॉस्फोकाइनेज क्या होता है, फॉस्फेट को ऐड करते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब इस ग्लाइकोलेट को जो सिंथेसाइज हुआ है इसको ट्रांसफर कर जाता है आपका पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज आता है और फाइनली इस पे इसको बना देता है ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट कर देता है। इस ग्लाइकोलेट पे कौन सा, ग्लाइकोलेट पे क्या वर्क करता है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, और फाइनली इसे बना देता है आपका ग्लाइऑक्सिलेट। दीज ग्लाइकोऑक्सिलेट फर्दर एक्ट बाय द अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम। अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम का मतलब क्या है यहां पर, कि अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा। अब या तो जो इंटरमीडिएट है उस पे हो तो वहां से ट्रांसफर हो जाएगा, अगर वहां पर अमाइनो ग्रुप नहीं है तो कहीं से अमाइनो ग्रुप लेकर के आया जाएगा और वहां पर इंटरमीडिएट के ऊपर ट्रांसफर कराया जाएगा अमाइनो ट्रांसफरेज से। फाइनली जब अमाइनो ट्रांसफरेज होता है तो ग्लाइसिन बनता है। मतलब पेरोक्सिसोम के अंदर क्या बना है आपका, ग्लाइसिन। किससे, ग्लाइकोलेट से। ग्लाइकोलेट से डायरेक्ट आपका क्या बना है, ग्लाइसिन। इसके बीच में आपका एक इंटरमीडिएट भी रहा जिसका नाम था ग्लाइऑक्सिलेट। तो ये है आपका फाइनली सेकंड जो प्रोडक्ट है जो ट्रांसफर होगा पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में। अब पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर हुआ कौन सा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन एक तरीके का अमाइनो एसिड है, ये भी याद रखेंगे आप। अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड कौन होते हैं, जिनके पास उनके डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप्स होते हैं और इनका डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है और इनके पास एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब जो ये 2 ग्लाइसिन है, इन 2 ग्लाइसिन से फाइनली H2 रिमूव होता है और एक आपका डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है और अमाइन ग्रुप रिलीज होता है। अब 2 अमाइन ग्रुप रिलीज हो जाएंगे क्योंकि ये अमाइनो एसिड है तो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बचेगा और CO2 भी रिमूव हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका सीरीन में। सीरीन भी एक अमाइनो एसिड है, मतलब ग्लाइसिन से सीरीन बन गया है। ग्लाइसिन से सीरीन जब ये बना, फिर से सुनो, ग्लाइसिन से सीरीन अमाइनो एसिड में कन्वर्जन जो हुआ है, इस कन्वर्जन के दौरान इसमें NAD एज अ कोफैक्टर यूज करा गया है, H2O रिलीज करा गया है, अमाइन ग्रुप भी रिलीज करा गया है और CO2 भी रिलीज करा गया है। ये बात ध्यान रखनी है, CO2 और H2O और अमाइन ये तीनों ग्रुप निकाल दिए गए हैं। एक CO2 रिलीज हो गया है, वाटर रिलीज हो गया है, ठीक है।
और अमाइन ग्रुप रिलीज हो गया। अब देखते हैं, अब ये जो सीरीन अमाइनो एसिड है ये वापस से पेरोक्सीसोम के अंदर ट्रांसफर करा गया। ये आपका पेरोक्सीसोम है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, जैसा कि सीक्वेंस हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये सीरीन अमाइनो एसिड है, इस पे वापस से, क्योंकि इसके पास तो अमाइन ग्रुप है, अब इस अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैंने दूसरी तरफ जब यहां पर बता रहा था तो अमाइनो ट्रांसफरेज का वक्त बताया था कि जब अगर आपके पास अमाइनो ट्रांसफरेज देखता है कि आपके पास अमाइन ग्रुप है तो आपके पास से ट्रांसफर कर देगा। अगर देखता है कि आपके पास अमाइन ग्रुप नहीं है तो आपके ऊपर अमाइन ग्रुप लगा देगा, आपके इंटरमीडिएट के, आपके ऊपर नहीं लगाएगा। तो ये बस कहने की बात है, तो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अमाइनो ट्रांसफरेज आ जाएगा और फाइनली अल्फा कीटो ग्लूटरेट से ग्लूटामेट बना देगा। मतलब यहां से सीरीन के पास जो अमाइन ग्रुप था उसे हटाया, अल्फा कीटो ग्लूटरेट लगाया। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट कहां होता है, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। आपने अल्फा कीटो ग्लूटरेट कहां पढ़ा है? आपने अल्फा कीटो ग्लूटरेट पढ़ा है आपकी क्रैब साइकिल के अंदर। क्रैब साइकिल कहां आती है? जब आप 11th क्लास में जब आप पढ़ते हो तो फाइनली जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपका एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड का, और उसके बाद वो एसिटाइल कोएंजाइम आपका ऑक्सैलो एसीटेट के साथ फिक्स होकर के आपका जाता है क्रैब साइकिल के अंदर, ठीक है। तो क्रैब साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटरेट का यूज होता है। अब ये बन जाता है ग्लिसरेट। ग्लिसरेट जब ये बन गया, सीरीन से क्या बना? ग्लिसरेट। ग्लिसरेट बनने के बाद ये फाइनली ट्रांसफर कर दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट से ये बनता है इसका ग्लिसरेट काइनेज, एक एंजाइम आता है ग्लिसरेट काइनेज। काइनेज का मैंने मतलब बताया था कि काइनेज का मतलब है कि भैया फॉस्फेट ऐड करेगा ही करेगा। ग्लिसरेट काइनेज हो, फॉस्फोकाइनेज, इसका पूरा नाम अगर हम देखेंगे तो इसका नाम होगा ग्लिसरेट फॉस्फोकाइनेज, ठीक है। फॉस्फोकाइनेज, फॉस्फेटेज, काइनेज जिसके पीछे लग जाएगा वो फॉस्फेट को ऐड करेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो ग्लिसरेट पे जब आप फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट कौन सा है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कहां जा सकता है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल वापस से केल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल में जा सकता है। तो ये थी पूरी की पूरी कंप्लीट C2 साइकिल। इस C2 साइकिल के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या? सबसे पहले वही हमारी C3 साइकिल थी। C3 साइकिल में क्या हुआ? रुबिस्को एंजाइम ने अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करी और O2 की प्रेजेंस में फाइनली 5 कार्बन का राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो था उसको तोड़ दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 2 कार्बन का आपका मिला हमारा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को जो हमारा बेसिकली कन्वर्ट वापस से करा गया किसमें? ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट और फॉस्फेटेज से फॉस्फेट ग्रुप हटाया गया, ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट करा गया। इस ग्लाइकोलेट को वापस से ट्रांसफर कर दिया गया किसमें? पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम में इसका बनाया गया ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट के बाद कन्वर्जन किया गया ग्लाइसिन में। मतलब ग्लाइसिन अमाइनो एसिड हमारा प्रोड्यूस कहां हुआ है? ये हुआ है हमारा पेरोक्सीसोम में। अब पेरोक्सीसोम से ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन को ट्रांसफर कर दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें से क्या एक H2 रिलीज करा गया और हमारा अमाइन ग्रुप हटाया गया और आपका CO2 ग्रुप हटाया गया। तो यहां से कन्वर्ट हो गया किसमें? सीरीन में। सीरीन में से वापस से जाता है आपका पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम में इसमें वापस से ग्लिसरेट में कन्वर्ट करा जाता है। ग्लिसरेट से फिर फाइनली इसको ग्लिसरेट फॉस्फोकाइनेज की मदद से फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यही 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये जो यहां पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट आपको दिख रहा है, वेट अ मिनट, ये तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट आपको यहां पे दिख रहा है, तो इसको वापस से केल्विन साइकिल में रीयूज कर लिया जाएगा। मतलब आपका जो एक बाय प्रोडक्ट बन रहा था जो वेस्टफुल था, आपका 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन का प्रोडक्ट था, इसे वापस से कन्वर्ट किसमें करा गया है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने के बाद वापस से अपनी केल्विन साइकिल C3 साइकिल में रन होगा। तो ये थी आपकी टोटल आपकी C2 साइकिल। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हमने जाना कि किस तरीके से आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करा गया किसमें? आपके डिफरेंट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि एक्चुअल में इस साइकिल के अंदर हुआ क्या, क्या चीज रिलीज हुई, क्या चीज कंज्यूम हुई और क्या हुआ क्या। देखो, जब बात करते हैं CO2 मॉलिक्यूल्स, एक CO2 रिलीज हुआ, ये कहां पर रिलीज होता है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हुआ। एटीपी यूज होता है? हाँ जी हाँ, होता है। एटीपी यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। ये कहां पर यूज हुआ है? ये आपका क्लोरोप्लास्ट में यूज हुआ है। क्लोरोप्लास्ट में यूज हुआ है। एक NADH का यूज हुआ है, ये हाँ हुआ है। ये भी कहां पे? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में यूज हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में NADPH, इसका यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। शुगर फॉर्म, कोई शुगर फॉर्म नहीं होती है इसके अंदर, कोई भी शुगर फॉर्म नहीं होती है, ना ही सुक्रोज, ना ही ग्लूकोज, ना ही एटसेट्रा जो भी होती है, फ्रक्टोज, कुछ भी इसमें सिंथेसाइज नहीं हुआ है। O2 जो हुई है यहां पर कंज्यूम्ड हुई है 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2। O2 कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंज्यूम्ड हुई है, ठीक है। सो एक तरीके का अगर आप देखेंगे ना तो ये एक तरीके का प्लांट के लिए थोड़ा वेस्टफुल सा, थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मतलब इसे एनर्जी अपनी वेस्टफुल प्रोसेस में देनी पड़ रही है। अब भले एक ही एटीपी देना पड़ रहा है, एक ही NADH का यूज हो रहा है, लेकिन देनी तो पड़ रही है ना। तो देखो क्यों है। अब आप देखो कि बेचारा ऑक्सीजनेस एक्टिविटी की वजह से उस प्लांट को अपना एक एटीपी खोना पड़ रहा है और CO2 को रिलीज करना पड़ रहा है। अब ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये ऐसा क्यों है? बिकॉज CO2 इज लॉस्ट। अब प्लांट के लिए CO2 को लॉस्ट करना इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी वेस्टफुल प्रोसेस। अब आपसे कहो कि आप CO2 लेने लगो, ठीक है, और आप ऑक्सीजन छोड़ने लगो, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। अब प्लांट का वर्क है
क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो इस हिसाब से मैकेनिज्म बना हुआ है। एल्विलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो हो रही है वो 3 मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे जब हम बेसिकली हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एटीपी कंज्यूम्ड हो रहा है, एनएडीएच कंज्यूम्ड हो रहा है और नो ग्लूकोज फॉर्म, मतलब कोई ग्लूकोज भी नहीं बन रहा है इससे। तो दैट्स व्हाई इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। That's why photorespiration decrease the photosynthetic efficiency in the C3 plants। मतलब C3 plants जो होते हैं वही बेसिकली कुछ मॉडिफाइड होते हैं और अपनी C2 एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई हो जाता है एनवायरमेंट में और टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहता है। हाई टेम्परेचर, हाई O2 कंसंट्रेशन, C3 प्लांट्स का बेसिकली C2 प्लांट्स में कन्वर्जन हो जाना, मतलब उनके अंदर C2 साइकिल का रन। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है इस बात को। तो फोटोसिंथेटिक रेट इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन हो रही थी उसमें C3 साइकिल तो रन हो रही थी ना नॉर्मल, जिसमें आपका 5 कार्बन का राइबोलोज बिसफॉस्फेट था, जिसमें आपको प्लस आपका CO2 फिक्स करना था। तो एक CO2 मॉलिक्यूल और 5 कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन 6 कार्बन टोटल में से आपको कितने बनाए थे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहे थे आपके। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कितने बन रहे थे, 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे 3 कार्बन के, तो टोटल 6 कार्बन ही तो थे। लेकिन जब हम C2 साइकिल में बात कर रहे हैं तो यहां पर तो 5 कार्बन का आपका राइबोलोज बिसफॉस्फेट है प्लस आपका O2 आ गया, मतलब यहां पर तो 5 के 5 ही कार्बन रहे और इनको फर्दर कन्वर्ट किस में करा गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का 1 मॉलिक्यूल और आपका 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट का 1 मॉलिक्यूल। अब ये तो वेस्ट वॉल्व प्रोसेस हो गया ना, क्योंकि इसको तो वापस से इस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना हमें C2 साइकिल के जरिए। तो इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। नेक्स्ट, अब ये कुछ कंपैरिजन है जो आपको नीट के पेपर काफी ज्यादा काम आने वाला है, ताकि आपका कंफ्यूजन ये दूर हो जाए कि C3 साइकिल और C2 साइकिल में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है और किन किन बेसिस पे डिफरेंसेस हैं और कहां पर सिमिलैरिटीज हैं, कि दोनों के अंदर किस किस चीज में सिमिलैरिटीज है, कहां पे डिफरेंसेस हैं। तो इस कंप्लीट टेबल से जो आपके लिए लाई गई है इसको कंप्लीट आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और प्लीज लाइक कर दीजिएगा और भेज दीजिए इसे जिसे भेजना है, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके पास फटाफट से। C3 साइकिल एंड C2 साइकिल, इस पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। फीचर्स, अब कौन कौन से फीचर है, पहले C3 साइकिल फिर उसके बाद C2 साइकिल। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल के बोलते हैं और इसी को हम PCR भी बोलते हैं, अगर किसी को याद हो तो फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, PCR। ये वो वाला PCR नहीं है जो बायोटेक में आपको पढ़ाया गया है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अदर नेम केल्विन साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन, ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट तो इसमें भी बनता है, लेकिन इसमें क्या बनता है, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि वेस्टफुल होता है, उसको वापस से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करा जाता है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं अच्छे से। कार्बन फिक्सेशन, CO2 इज फिक्स्ड एंड नो नेट फिक्सेशन, इसमें कोई CO2 फिक्स ही नहीं होती, इसमें तो O2 को फाइनली रिलीज करा, CO2 को रिलीज करा जाता है। CO2 रिलीज नो, लेकिन हाँ इसमें एक CO2 रिलीज करी जाती है, करेक्ट। O2 की रिक्वायरमेंट रहती है, नॉट रिक्वायर्ड, और इसमें रिक्वायर्ड रहती है। एंजाइम एक्टिविटी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और इसमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ विस्को। एटीपी यूज में 3 एटीपी पर CO2 फिक्स में यूज करे जाते हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए आपका पूरा टोटल कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, आपके 3 एटीपी की। 1 एटीपी कंज्यूम, इसमें कंज्यूम करा जा रहा है, उसमें भी कंज्यूम करा जाता है लेकिन उसमें ज्यादा एटीपी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन CO2 फिक्स तो हो रहा है, उसकी बॉडी मैकेनिज्म तो काम कर रहा है। NADPH और NADH, 2 NADPH पर CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है और 1 NADH इज कंज्यूम्ड। शुगर फॉर्मेशन, यस एंड नो शुगर फॉर्मेशन, मतलब इसमें कंज्यूम अपनी एनर्जी भी दे प्लांट C2 साइकिल के अंदर और कुछ भी उसे प्राप्त ना हो, कुछ भी उसे बेनिफिट ना मिले उसका, तो वेस्टफुल ही होगा ना। एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी और इसकी काफी लो वेस्टफुल प्रोसेस। ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व ओनली इन क्लोरोप्लास्ट और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्लस पेरोक्सिसोम पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों की तीनों सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स मेनली इन द C3 प्लांट्स, मतलब जितने C3 प्लांट्स होंगे उनके अंदर तो C2 साइकिल होनी है, लेकिन जो C3 साइकिल है वो ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होंगे ही होंगे। मतलब बेसिकली जो C2 साइकिल वाले प्लांट्स होते हैं वो C3 प्लांट्स ही होते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है तो ये तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। टेम्परेचर इफेक्ट, वर्क्स बेस्ट एट द मॉडरेट टेम्परेचर, इंक्रीज एट अ हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर आपका हाई जब हो जाएगा ना तब आपका वर्क करेगा C2 साइकिल। तो ये था आपका C2 और C3 साइकिल के बीच में कंपैरिजन, और याद रखना है, ध्यान रखना है प्लीज। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बायोनेक्टर्स को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे हम C4 साइकिल के बारे में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। प्लीज हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वो बटन एकदम फ्री है और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब आपको एक बेल आइकन दिखेगा, प्लीज उसे दबाइए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय।